कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनाब सदर साहब और इलाके के ज़िम्मेदारान, नौजवान और जनता दल के ज़िम्मेदारान साथियों, आज ये मीटिंग जनता दल की यहाँ रखी गई। अक्सर अख्तराबाद और आदमनगर की ख़वातीन हमारे ऑफिस पर शिकायत करने के लिए आती हैं कि हमारे यहाँ गटर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, पानी की पाइपलाइन आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं उनसे जब पूछती हूँ कि कितने में आपने घर खरीदा था, प्लॉट कितने में खरीदा था, तो वो बताते हैं हमने इतने लाख में खरीदा, उतने लाख में खरीदा। तो उस वक्त मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ हमारे लीडर साथी निहाल अहमद पे कि लोगों को उन्होंने फ्री में बस्तियाँ बसाई, उनको 7-12 के उतारे का मालिक बनाया और वहाँ रोड, गटर, सड़क ये सारी सहूलत दी। और आज ये हाल है इस इलाके में कि अपने पैसे से खरीदे हुए प्लॉट पे किसी तरह का काम नहीं है। सबसे बुनियादी अहम ज़रूरत होती है सब पानी साफ आना, गंदा पानी बहना और सड़क का इंतज़ाम होना, दवाखाने, स्कूल, ये सब उसके बाद की बात होती है। लेकिन मैं हैरत करती हूँ कि अपने खरीदे हुए प्लॉट पर भी लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलत के लिए आज मजबूर हैं। मेयर के यहाँ गए, कमिश्नर के पास गए, एमएलए के पास गए, हमारे पास आते हैं। ये क्या हो गया है, क्या फ़र्क हो गया है साथी निहाल अहमद साहब के बाद? जो लोग राशन कार्ड के एक एक पीले कार्ड के लिए सालों परेशान रहते हैं, वो याद रख के जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछे कि साथी निहाल अहमद साहब गलियों में घूमते थे और लोगों को बोलते थे फॉर्म भरो तुमको पीला कार्ड मिलेगा। 43,000 पीला कार्ड लोगों को मिला। अब कोई बड़ा लीडर एक पीला कार्ड बनाकर बताए। ये फ़र्क था साथी निहाल अहमद साहब में और आज के वक्त में कि आज तुम अपने खरीदी हुई जगह पर बुनियादी सहूलत का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारपोरेशन जाते हो, टैक्स भरते हो, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो बोलते तुम्हारा लेआउट बिनशेती नहीं है, तुम्हारे यहाँ कारपोरेशन काम नहीं कर सकती। हैरत की बात यह है कि ये दोनों तरफ के इलाके के जो पैनल कॉरपोरेटर का चुन के आया है वो दोनों पैनल इक़्तिदार की पार्टी का था, उसके बावजूद आपके इलाके में काम नहीं हुआ। अक्सर ख़वातीन यहाँ आती हैं, यहाँ इस्लामपुरे के लोग भी हैं, नयापुरे के लोग भी हैं, जाफर नगर के लोग भी हैं, लेकिन आप ये देखो कि बुनियादी सहूलत 20-20, 25-25 साल के बाद भी यहाँ नहीं आ पाई। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुसलसल महसूस कर रही हूँ कि धूल इतनी ज़्यादा थी कि मुझे खांसी आ रही है। मैं बोलती हूँ ये वायरस जो है ये कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, जो रोज़ अपन झेलते हैं। रोज़ धूल अपने जिस्म में जाती है, फिर भी हम आज डटे हुए। सारे टैक्स 80% टैक्स मालेगांव शहर का उर्दू बोलने वाला इलाका देता है, लेकिन काम मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि पूरा ये इलाका यहाँ से लेके जितने नए इलाके मालेगांव शहर में बसे हैं, हर जगह से यही शिकायत होती कि हमारे यहाँ गटर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये वही वक्त था जब साथी निहाल अहमद साहब ने शहर के बाहर के लोग, खानदेश से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, मराठवाड़े से आए हुए लोगों को बसाया। बसाने के बाद उनको घर का मालिक किया और बुनियादी सहूलत दी। सब इलाकों में आज जो निहाल साहब के बसे हुए इलाके हैं, आप जाके देखें कि वहाँ रोड भी है, सड़क भी है और अभी बनी है, ऐसा नहीं है। जिस वक्त वो बसी थी उस वक्त से बसी हुई है। आज आप पीले कार्ड का हाल देखेंगे। पहले वक्त ऐसा था, मैं मेरे बचपन में देखती थी कि जब 16 लीटर रॉकेल मिला करता था कार्ड पे, अगर कभी ऐसा हो गया 16 से 15 लीटर हो जाता था तो
खत लिखते थे एफडीओ को कि 1 लीटर रॉकेल भी कैसे कम हो। अब तो ये हाल है कि नई नस्ल को पता भी नहीं होगा कि रॉकेल क्या रहता है। ये तुम्हारे जो लोग कहते थे कि साथी निहाल अहमद को गिरा के शहर में तरक्की लाएंगे, उन्होंने ये तरक्की लाई कि अनाज बिल्कुल बंद हो गया राशन कार्ड पे, रॉकेल बिल्कुल बंद हो गया, शक्कर बंद हो गई, त्यौहार आता था तो तेल भी मिलता था, दालें भी मिलती थी, चना भी मिलता था, ये सब राशन कार्ड पे बंद हो गया। केसरी वाले बिल्कुल बेकार है, सिवाय आइडेंटिफिकेशन के अलावा राशन कार्ड कोई काम का नहीं बचा है। ये फर्क है जनता दल और गैर जनता दल वालों का। साथी निहाल अहमद साहब अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन हारने के बाद भी लोगों से दरख्वास्त करते थे कि गुंठेवार के कायदे में पट भर के अपने घर का मालिक हो जाओ। आज ये वक्त हो गया है कि लोग 7/12 के उतारे के लिए कितना भी खर्च करना चाहे, लेकिन वो इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ये नुमाइंदगी करना ये शहर के एमएलए और इक़्तिदार में रहने वालों का काम है कि वो दोबारा ऐसा कायदा नाजिल करे, कोशिश पास करवा के लाए कि हमारा जो 8/12 जो वॉल कंपाउंड लेआउट का मामला है वो ख़त्म हो। आज तुम जिस घर में रहते हो वहाँ बुनियादी सहूलत कारपोरेशन देती नहीं। दूसरी बात है, अगर तुम किसी के लिए जमानत देने का भी काम करोगे तो ये उतारा तुम्हारा चल नहीं पाता, क्योंकि एक उतारे पे 7-7, 8-8 लोगों का नाम होता है। तुम कर्ज लेने जाओगे तो कोई बैंक तुमको कर्ज नहीं देगी, क्योंकि तुम ही मालिक हो, ये दिखाई नहीं देता। तो तुम अपने घर के मालिक बनो, इसके लिए कोशिश करना। गुंठेवार का कायदा जैसा कायदा दोबारा लाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और इतनी समझ, इतनी कानूनी सूझबूझ किसी सियासी पार्टी के अंदर नहीं। अभी किसी तुम लीडर से पूछ लोगे जो इक़्तिदार में है, जो एमएलए भी होंगे, जो मेयर भी रह चुके होंगे, उनसे पूछेंगे गुंठेवार का कानून क्या है, तो उनको ये समझेगा नहीं। तुमको अपने हुकूक को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके अंदर एक काम करने की जुस्तजू हो। 12 नवंबर का वाक़या हुआ, सब बात कर रहे थे तो मैं भी जिक्र कर दूं कि 12 नवंबर का वाक़या हुआ, उसमें मुस्तकीम भी गिरफ्तार हुए, शहर के 60 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए। उसके बावजूद हमने जनता दल की तरफ से ये कोशिश की कि हमको ये महसूस हो रहा था कि पुलिस ये चाहती है कि किसी तरह का भी एहतजाज मालेगांव शहर में हो ना पाए, डर जाए इतना लोग कि कभी कोई एहतजाज करने की बात सियासी जाने दो, समाजी जाने दो, मजहबी एहतजाज करने के लिए भी लोग डरे। वो इस तरह का खौफ बना के रखे थे। तो हमने तय किया था, जो लोग जेल में गिरफ्तार थे उनके घर के लोगों को बोला गया कि तुम 4 लोग बैठो और एहतजाज दर्ज करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि मालेगांव शहर में 30 से ज़ायद मुकाम पर हम लोगों ने एहतजाज किया। लोग मुखालफिन ये बोलते हैं कि क्या है कि ये लोग इक़्तिदार में नहीं है 20 साल से। आज ऐसा हो गया है कि जिसको ज़रा अपनी पार्टी कमज़ोर दिखती है वो दूसरी पार्टी में चले जाते और ये बोल के जाते कि भाई जो पार्टी हुकूमत करती होगी उनके साथ रहो तो शहर का फ़ायदा होगा। मालेगांव शहर के एक लीडर ने अपनी पार्टी को तब्दील किया ये बोल के कि जो पार्टी हुकूमत में है उनके साथ जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं उनका इशारा था, ये तो बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत में है। तो ऐसा बोल के लोग अपनी पार्टी बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका धंधा कारपोरेशन और सियासत है। हम 20 साल से इक़्तिदार में रहने के बाद भी, नहीं रहने के बाद भी लोग बोलते कि ये लोग ना पार्टी बदलते ना सियासत छोड़ते। उसकी वजह ये है कि हमारा घर न सियासत से चलता न कारपोरेशन से चलता, इसीलिए ना हमको इक़्तिदार की लालच है ना हमको पुलिस का डर है, क्योंकि ना हमारे यहाँ कुछ खोटा चलता है ना हमारा घर चोरी से चलता है। कोशिश मैं अकेली थी, मेरे वर्करों की ताकत से मालेगांव शहर में हमने एहतजाज किया। कई बार पुलिस ने डराने की कोशिश की मुझको, मेरे वर्करों को, मेरे पार्टी के साथियों को, लेकिन जब पुलिस ने ये देख लिया ये साथी निहाल अहमद के गांव के लोग हैं, उनके वर्कर हैं, इनको डरा नहीं सकते, उन्होंने भी हिम्मत हार ली। एक बात समझ लो, अगर तुम हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ झुकते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारे साथ बहुत जुल्म होगा और हम
बर्दाश्त करने के इतने आदी होंगे कि हमारा एहसास खत्म हो जाएगा। जब मुस्तकीम जेल में थे, एक पार्टी ऑफिस पे मीटिंग हुई तो मैं ये बोल रही थी कि भाई कौन जेल में गया, कब छूटेगा, मुझे ये फिक्र नहीं। मुझे फिक्र ये है कि मेरे शहर का एहसास ना ख़त्म हो जाए, गलत को गलत मानने की आदत ना ख़त्म हो जाए। ऐसा है कि फला नशा करता है तो उसको होश नहीं रहता, तुम अगर नशा नहीं करते उसके बाद भी बेहिस हो तो नशा करने वाले और तुम्हारे अंदर कोई फ़र्क नहीं। तुम अगर एहसास नहीं करते, तुमको ये एहसास नहीं है कि हमारी ईदगाह के पास जॉगिंग ट्रैक कैसे बन गया, हम वहाँ रोक नहीं पाए, तुम ये एहसास नहीं कर पाए कि 100 करोड़ के पैसे में हमारे यहाँ 10 करोड़ भी नहीं मिला, तुम ये एहसास नहीं कर पाए कि क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही जेल में डाला गया। उससे बड़ा जुलूस रमज़ान महीने में निकाला गया। यहाँ पे तिरंगा वो भगवा यात्रा, यहाँ से समझ लो आप, मैं मेरी ऑफिस में बैठी थी, देखा मैंने कि दरेगाहों से निकल के मौसम पुल तक वो जुलूस था, मुसलसल मस्जिदों के सामने ढोल ताशा बजाया जा रहा था, लेकिन हम थे मुसलमान मालेगांव के जिन्होंने समकशेर की मस्जिद में तरावी 2 दिन नहीं हो पाई, इतना शोर हो रहा था, लेकिन हमने सब्र से काम लिया, इसलिए कि अभी त्यौहार आने वाला है। अगर हम कोई एहतजाज करेंगे तो उसका ये नतीजा होगा कि फसाद हो जाएगा, हमारा त्यौहार मुश्किल में आ जाए। लेकिन हमारे ये खामोश रहने को उन्होंने बुज़दिली मानी, इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उस वक्त हमारे जमहूरी हक के फैसले को भी उन्होंने हमको मुजरिम माना, क्योंकि वो समझ गए थे ये बेहिस हो गए। रमज़ान में ढोल बजाने में भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा, मस्जिद में गुलाल फेंकने में भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा, तरावी नहीं हुई इनको फ़र्क नहीं पड़ा, जॉगिंग ट्रैक बन गया इनको फ़र्क नहीं पड़ा, 60 से ज़्यादा लोग जेल में चले गए इनको फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तुम एहसास करना बंद कर दोगे तो ये सिर्फ तुम ये गटर नल रोड तो भूल जाओ, तुम अपने घर में हिफाजत से नहीं रह पाओगे। तुम्हारे घर में पुलिस आएगी, फला फला शहर में बड़ी चोरी हो गई, कहाँ है चोर, तो हमेशा शहर के किनारे के लोगों को परेशान किया जाता। ये नशे का सामान मिला, चलो मालेगांव की कच्ची बस्ती में ढूंढना शुरू करो। मालेगांव में नशे के सामान है, चोरी हुई, मर्डर हुआ, सबसे पहले परेशान किया जाता है कच्ची बस्तियों को। अगर तुम अपने एहसास को जिंदा नहीं रखोगे और जो लोग तुम्हारे लिए कुछ करते हैं उनके साथ तुम जुटोगे नहीं, तो समझ लो तुम तुम्हारे घर में भी महफूज नहीं हो। तुम जब तुम्हारे घर से लंबे वक्त के लिए जेल में चले जाओगे तो तुम्हारे घर की औरतें और बच्चियों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी मुश्किल होगी, इसका एहसास करो। आज रोड गटर नल ये हमारी बुनियादी सहूलत है, वो भी हमको नहीं मिल रही है। आप अगर 5 साल ख़त्म हो गए कारपोरेशन की बॉडी को जून में, अगर तुम उठा के देखोगे ना तो ये वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13 कितना फंड आया है। मेरे ख्याल से 20-20 करोड़ से ज़्यादा फंड आपके वार्ड में लगाया गया होगा, लेकिन कहाँ काम हुआ ये किसी को नहीं मालूम। उसकी वजह क्या है, तुम नहीं पूछते कि ये 20 करोड़ खर्च हुआ तो ये कहाँ खर्च हुआ। अगर ये खर्च हुआ तो मेरे यहाँ रोड का दिया गया है कि बिल निकल गया, लेकिन ये रोड तो बनी नहीं। गटर का दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक गटर बनाई गई है, तुम सवाल नहीं करते। और कोई मेयर अगर काम कर देता है, कुदाल मारने आ जाता, फावड़ा लेके आ जाता, तो कोई अपने जेब का पैसा नहीं लगाता। ये तुम हम जो टैक्स भरते हैं, नल पट्टी भरते हैं, घर पट्टी भरते हैं, दूसरे यहाँ तक कि हमसे रोड पे चलने का भी टैक्स लिया जाता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। तो ये मत समझो कि तुम्हारा कारपोरेटर नाअहल है, हम नाअहल है, कि हम सवाल नहीं करते कि मेरा दिया हुआ टैक्स का पैसा मेरे वार्ड में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, मैं जिस सड़क पे चल रहा हूँ उसमें इतने गड़े क्यों है। 100 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट भेज रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ चीफ मिनिस्टर अपनी जेब से नहीं भेजता, इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो पैसा जाता है, वही रिलीज होता है फंड के तौर पे। वो पैसा सिर्फ जो है 80% टैक्स देने वाले मालेगांव सेंट्रल को छोड़ के नदी के उस पार ही क्या होता है। देखो शहर मालेगांव के 2 बड़े हिस्से, नदी के इस पार का, नदी के उस पार का। इस पार तुम रोते रहोगे कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ गटर नहीं है, हमारे यहाँ नल नहीं है, और उस तरफ तुम देखोगे कि उनके सारे बुनियादी काम हो गए, अब वो सब लोग ऐश की तरफ जा रहे हैं। गार्डन चाहिए, जॉगिंग ट्रैक चाहिए,
ये स्कूल में सुशोभीकरण चाहिए, पुतले को सजाना है, 30-30 लाख रुपए पुतले को सजाना है। आप देखेंगे 23-23 करोड़ का एक पुल, मौसम पुल को इतना खराब है कि उसको बनाना पड़ेगा। सांडवा पुल ऐसा है क्या कि उसको जो बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद भी मौसम पुल के लिए 23 करोड़, फला पुल के लिए 20 करोड़, लेकिन एक पुल जो हमारे मालेगांव शहर के मुसलमान आबादी जिसको इस्तेमाल करती है, वो नोमानी पुल आज तक बना नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम और मैं यानी उर्दू बोलने वाले लोग उसको इस्तेमाल करते, और जो पुल बना हुआ है उसको तोड़ के बनाए पैसा, यानी उनका जो सारा बुनियादी ज़रूरत पूरी हो गई, अब वो ऐश की तरफ जा रहे हैं और हम रो रहे हैं गटर के लिए। 60 से ज़ायद कारपोरेटर मुसलमान है, उसके बाद मेयर मुसलमान, डिप्टी मेयर तो खैर वो शिवसेना के पाले में था, लेकिन इसके बावजूद मेयर 2-2 मरतबा मुसलमान होने के बाद भी टैक्स भरने वाला सबसे ज़्यादा मालेगांव सेंट्रल की आबादी, लेकिन सबसे कम काम हमारी तरफ। क्यों ऐसा? जब जो लोग इक़्तिदार में थे, जिनके कारपोरेटर यहाँ थे, वो आपके पास जब वोट मांगने आए या किसी बात के लिए चलो हमारे जुलूस में, चलो हमारे जलसे में पूछने आए, तो उनको ये बोलो कि भाई आप मेयर थे, आपकी बेगम मेयर थी, आपके बच्चे एमएलए थे, तो आपके कारपोरेटर हमारे पैनल में चुन के आए, इसके बावजूद इतना फंड आने के बाद भी हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं हुआ? ये सवाल करो उनसे तुम, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितनी हिस्स रखता है। आज मालेगांव शहर इतना पसमानदा हो गया है कि हम बुनियादी सहूलत के लिए बिल्कुल परेशान हैं। जो मुस्तकीम बोल रहे थे कि हमको हमारी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी लड़ना है, दूसरा हमको फ़िरका परस्ती के लिए भी हमारा ऐसा दबदबा कायम रहना चाहिए जो साथी निहाल अहमद के वक्त में था, कि जब वो बोल देते थे अगर पुलिस यहाँ आई तो मैं मेरे हिसाब से निपटूंगा, इतना ही बोलना काफ़ी रहता था और पुलिस वाले समझ जाते थे कि अब बड़ा एक्शन होगा, वो सब उनके कामकाज फाइल लपेट लेते थे। ये ताकत थी आवाम की वजह से लीडर होता है। अगर आप जनता दल को ताकत पहुंचाओगे तो सबसे बड़ा काम ये जो हमारी खोई हुई ताकत, हमारा दबदबा मालेगांव शहर में हो गए, ये तुम्हारे दबदबे की कमी है कि 100 करोड़ से जो पैसा बाहर से आता है वो 10 करोड़ भी मालेगांव को नहीं मिलता, इसलिए कि तुम्हारी बेइज्जती, तुमको मान लिया ये कुछ नहीं कर सकते। जब हम मुतहर्रिक होंगे, हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो तुमको सही रास्ता बताएंगे और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। जनता दल 20 साल इक़्तिदार के बाद भी, ना रहने के बाद भी, वो मुसलसल आवाम के लिए लड़ रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस्माइल रहमानी साहब के जैसा हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जब लॉकडाउन का वक्त था, पहला लॉकडाउन फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उस वक्त लोग इतने डरे थे, सहमे थे, लोगों को समझ नहीं रहा था कि ये बीमारी क्या है। अरे डॉक्टरों को नहीं समझ रहा था तो लोगों को क्या समझने की बात। उस वक्त ये मैं कारपोरेशन में एक मीटिंग में गई, जब पास से निकल, जैसे कर्फ्यू जैसे हालात थे, मैं इनको देखी आंगनवाड़ी वाली, नीमा वाली ख़वातीन के लिए लड़ रहे थे कि तुमने इनको ग्लव्स नहीं दिया, तुमने इनको मास्क नहीं दिया, तुमने इनको पीपीई किट नहीं दी, और इनको तुम भेज रहे क्यों, इनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? ये वो है जो खुद कोई सरकारी नौकरी पे नहीं थे लेकिन लोगों के लिए वहाँ लड़ रहे थे। उसी वक्त मैं महसूस की कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। अरे जिनके घर के लोग कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए, वो बॉडी लेने को नहीं डर रहे थे, नहलाने को भी डर रहे थे। उस वक्त ये आदमी वहाँ पे लोगों के लिए लड़ रहा था, बोल रहा था कि ऐसे मत भेजो, अगर ये अपने घर वापस जाएंगे, इनके बच्चे, इनके घर के लोग ना मुतासर हो जाए। ऐसे लोगों को जब हम लोग अपना साथी, अपनी पार्टी में शामिल मानते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा काम करने वाला, और इनके साथ जो इनको साथ में हमारी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जनता दल और जनता दल के वर्कर, हम उनको एक ख़ानदान की तरह मानते हैं। जिसको भी जहाँ तकलीफ़ होती है, निजी तौर पे भी वो हमको आके राय देते हैं और हम उनको अपने घर के फ़र्द की तरह ही समझते हैं। तो मैं ये बात में खुश हूँ कि भाई एक मुखलिस आदमी अपने साथियों के साथ हमारे घर में आए हैं, और इंशाअल्लाह जनता दल की सदर होने के नाते मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी
कि आप अपने इलाके के बेहतरी के लिए, अपने इलाके में बुनियादी सहूलत के लिए जो जो आप काम कर सकते हो और जो काम हम आपके लिए कर सकते हैं आप कीजिए। सबसे पहले मैं इलाके की ख़वातीन, कुछ औरतें यहाँ बात सुन रही हैं, उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ और जो मर्द बैठे हैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप परख ले कि कौन आपका साथी है, कौन आपके साथ देता है या सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आता है। देखो, पार्टी में शमूलियत का प्रोग्राम तो एक बड़ा जलसा लेके भी हम कर सकते थे, लेकिन गलियों में जाना, बस्तियों में जाना इसलिए ज़रूरी है कि चुनिंदा लोग ही जलसे में आते हैं, हर आदमी नहीं आता। जब बस्तियों में आते हैं तो बस्तियों में कुछ लोग घर में बैठ के भी बातें सुनते, तो वो ये एहसास करे कि क्या हुआ हमारे साथ 20 साल में, ये 5 साल में हमारे फंड का इस्तेमाल क्या हुआ, हमने जो घर अपने पैसों से खरीदा है वो बुनियादी सहूलत से महरूम क्यों है। आप जनता दल का साथ दें और हम जनता दल की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो वो आज का वक्त और हमारे इक़्तिदार के वक्त में आपके इलाके में बुनियादी सहूलत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सहूलत आ जाएगी जो आप आज सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारे बहुत कम वक्त में इतनी अच्छी मीटिंग की, मैं आपकी जनता दल की तरफ से, जनता दल के वर्करों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जनता दल को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें।